हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और येस्टरडे की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट का ओवरऑल ह्यूमंस पर मीन्स इंडिविजुअल्स पर और कॉरपोरेट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, उसके बारे में एक बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें आपस में कनेक्ट करके पूरी इकोनॉमी को डाउन कर सकती हैं। उससे स्टॉक मार्केट का पर भी फ़र्क पड़ता है, उससे लोगों की इनकम पर भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो लार्जर कंज़्यूमर है इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी, वो सैलरीड क्लास है। ये सबसे बड़ा कंज़्यूमर है, क्योंकि उसको हर महीने पैसे मिलते हैं एवरी मंथ। तो जब इस बात की ऑलमोस्ट एक सर्टेनिटी होती है कि हर महीने पैसे आएँगे ही, कंपनी का बिज़नेस भले ही ऊपर-नीचे चल रहा हो, तो उसको स्पेंड करने में एक कन्वीनियंस रहती है। क्योंकि अगर सपोज़ किसी की इनकम 1 लाख रुपीज़ से बढ़कर 1,50,000 हो जाए और वो सैलरी हो, और उसको अपनी डिग्री के बेस पर, अपनी काबिलियत के बेस पर इस बात का पता हो कि उसकी जॉब बने रहने वाली है, जो 99% लोगों को ऐसा ही फ़ील रहता है कि वो जॉब बनी रहेगी और वो जॉब बनी भी रहती है। तो यहाँ पर अब जब उनकी इनकम 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 होती है, तो उनको अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा आसान सा फ़ील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले अगर वो 10 लाख रुपीज़ की कार लेने की सोच रहे थे, तो अब वो 15 लाख रुपीज़ की कार भी ले पाते हैं, या फिर पहले वो 2 बीएचके लेने की सोच रहे थे, तो अब वो अपनी ईएमआई को बढ़ाकर 1,50,000 के बेस पर, जो उनकी सैलरी बढ़ी उसके बेस पर अपनी ईएमआई बढ़ाकर 2 बीएचके से 3 बीएचके की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये सारी स्पेंडिंग हमारी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी इनकम कितनी बढ़ी। अगर इनकम बढ़ रही है, तो हम स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, और अगर इनकम नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी। अब जैसे सपोज़ पिकनिक पर जाने की बात है या हॉलिडेज़ पर जाने की बात है। तो अगर हम 2 टाइम्स हॉलिडेज़ पर गए, अगर हमारी इनकम अच्छी इंक्रीज़ हो गई, तो शायद हम 3 टाइम्स जाएँगे। या फिर पहले हमने फ्लाइट टिकट्स नहीं की थी, हम पहले कन्वीनिएंट रूप से गए थे, अभी शायद हम फ्लाइट टिकट करके जाएँ, या फिर हम बिज़नेस क्लास में चले जाएँ, या फिर हम 3 स्टार होटल के बदले 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स में जाएँ। या फिर हम पुराने ही कपड़े इस बार भी पहन लें, या फिर न्यू परचेज़ करके जाएँ, न्यू शूज़ परचेज़ करके जाएँ। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई। अब ये सैलरीड क्लास की इनकम इंक्रीज़ कैसे होती है? देखो, 2 तरीके से इनकम इंक्रीज़ होती है। या तो उनका अप्रेज़ल हो, जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है, या फिर वो जॉब चेंज करें, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएँ। आज की डेट में आप सबको इस बात का पता ही है कि जो सेम कंपनी में रहकर जो इंक्रीमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अर्लियर जब मैं जॉब में था, ये बात कर रहा हूँ मैं 2004 से लेकर 2012 तक, उस टाइम पर 20% इंक्रीमेंट होते थे लोगों के, 25 भी होते थे, 30 भी होते थे, और मेरे 30 ही होते थे। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि किस तरीके से आप सीनियर्स को सीनियर मानते हो और कितनी उनको रिस्पेक्ट देते हो और कितना अच्छे से काम करते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 20% बढ़ना एक मतलब नज़र आता था कि 50% लोगों का इंक्रीमेंट 20% हुआ। तो लेकिन आज की डेट में अगर वो बात करने लगें, तो मोर देन 50% लोगों का इंक्रीमेंट सिंगल डिजिट में होता है, यानी कि वो 8-9% तक ही रह जाता है। 20% तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल सिनेरियो में 20% इंक्रीमेंट आज की डेट में नहीं होते हैं। अब जब ये 20% इंक्रीमेंट नहीं होते हैं और सिर्फ 8-9% इंक्रीमेंट हुए, तो लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ती। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि इतना तो इन्फ्लेशन ही बढ़ गया ऑलमोस्ट। क्योंकि जब इंक्रीमेंट तो 8-9% हुआ, अब उसके ऊपर टैक्सेशन भी हैं बहुत सारे, और लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है। एक, जो चीज़ आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, वो महँगी हो गई 1 साल में। लेकिन एक दूसरा भी इन्फ्लेशन आता है कि जो चीज़ पहले आप यूज़ नहीं कर रहे थे, अभी यूज़ करनी शुरू कर दी, उसको लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, कि आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो खर्चे बढ़ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्योंकि उतनी इनकम नहीं थी, तो घर में एसी नहीं था, हम फैन से या फिर यहाँ पर कूलर से काम चलाते थे। लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से अब हमने घर में 2 एसी लगवा लिए। तो ये लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन हो गया। पहले एसी का कोई खर्च ही नहीं था, अब वो एसी का खर्च आ गया। तो इस तरह से लाइफ़स्टाइल जो इन्फ्लेशन है, ये सबसे ज़्यादा मार पड़ाता है किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। अब यहाँ पर, क्योंकि आप फिर से ध्यान से समझना कि इंक्रीमेंट तो हुआ 8-9%, मैक्सिमम 10% ऑन एन एवरेज। लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ा लिए, क्योंकि रेगुलर इन्फ्लेशन भी हुआ और लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन आप लाइफ़ में उतार लाए। पहले आप बैक पाइपर पीते थे, अब आप सिंगल मॉल्ट पीते हो। तो ये इस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं।
पहले आप पार्टी नहीं करते थे, अब आप पार्टी करते हो क्योंकि अब बड़े हो गए हो, आपके पास पैसे आते हैं। नाउ अब यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो ये आया कि जैसे मैंने बताया 2 तरीके से यहाँ पर सैलरी बढ़ती है। वन सेम कंपनी में इंक्रीमेंट के रूप में और दूसरा कंपनी को चेंज करके। जब हम कंपनी को चेंज करते हैं तब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम 8-9% या 10% के अंदर कंपनी को चेंज ना करें और हम उनसे 20%, 25% या 30% तक की डिमांड कर सकें। अब कंपनी में जॉब चेंज करना मीन्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब में जाना, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी का एक्सपेंशन कितना है। यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आप जो कंपनीज़ हैं, वो कितने लार्ज स्केल पर एक्सपेंशन कर रही हैं। अगर एक्सपेंशन करेंगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगी, तो एक्सपेंशन होगा। अब जब एक्सपेंशन होगा, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का। अगर टाटा स्टील अपने एक और प्लांट लगाती है, 2 और प्लांट लगाती है, तो उसके लिए और एम्प्लॉइज़ चाहिए। अब क्योंकि स्टील कंपनी को एम्प्लॉइज़ चाहिए अपने न्यू प्लांट्स के लिए, अब वो किसी सीमेंट कंपनी से तो मँगाएगी नहीं, क्योंकि वो सीमेंट उसको सीमेंट का एक्सपीरियंस है उन एम्प्लॉइज़ का, यहाँ स्टील का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो क्या करेगी, वो जेएसडब्ल्यू से के एम्प्लॉइज़ तोड़ेगी या फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज़ तोड़ेगी या कहीं और से जो छोटी-छोटी स्टील कंपनीज़ हैं, उनसे एम्प्लॉयी लेकर आएगी। अब सपोज़ जेएसडब्ल्यू स्टील के 400 एम्प्लॉइज़ निकलकर टाटा स्टील में चले गए। अब जेएसडब्ल्यू भी यहाँ पर एक्सपेंशन के प्लान अगर वो कर रहा है, तो 400 तो रिप्लेसमेंट वाले चाहिए जो गए और 400 ही और चाहिए जो उसको नए प्लांट के लिए चाहिए। तो वो कहीं और से तोड़ कर लाएगी। अब कहीं और से अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन से हम एम्प्लॉयी उठाते हैं, हायर करते हैं, तो वो बड़ा सिंपल सा कहेंगे कि 8-9% तो मुझे मेरी कंपनी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मैं क्यों जाऊँ? मुझे कम से कम 25-30% तो चाहिए। ऐसे में रिटेंशन की भी बात होती है कि जब किसी भी कंपनी को ये नज़र आता है कि हमारी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो वो रिटेंशन बोनस भी दे देते हैं या फिर उनको रिटेन भी कर लेते हैं कि ठीक है यार, इस बार तुम्हारा अप्रेज़ल हम 10% करने के बदले 15, 16, 17% करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन आती कब है? ये सिचुएशन सिर्फ़ उस केस में आती है जब उस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन चल रहा हो। अब जो एक्सपेंशन है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट किस लेवल के हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो कंपनीज़ एक्सपेंशन करने की सिचुएशंस में नहीं होती और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो कंपनी एक्सपेंशन करने के सिचुएशंस में होती हैं। मैं यहाँ पर जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कितना बड़े लेवल तक का इम्पैक्ट आता है। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील के केस में हम बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि कंपनी की बोरोइंग कितनी है। तो कंपनी की अभी बोरोइंग यहाँ पर 1 लाख करोड़ है, 99,392 करोड़। अब जब 1 लाख करोड़ है तो इसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया? इन्होंने इंटरेस्ट पे किया 7400 करोड़ रुपीस का। अब 7400 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया 99,000 करोड़ रुपीस के ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट हमारा इंटरेस्ट का रेट निकल कर आया 7.5%। अब 7.5% का इंटरेस्ट रेट है। अगर सपोज़ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को 2% से कम कर दिया जाए, तो यहाँ पर इनको 7.5% पे करने के बदले 5.5% पे करने पड़ेंगे, यानी कि 2% कम पे करना पड़ेगा। 2% कम पे करने से क्या होगा कि जो ये अमाउंट इंटरेस्ट की 7500 रुपीज़ है, ये रिड्यूस होकर 5500 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 2% 1 लाख करोड़ के ऊपर 2000 करोड़ रुपीज़ की सेविंग होगी और वो 2000 करोड़ रुपीज़ आफ्टर टैक्स यहाँ पर ऐड हो जाएँगे 2700 करोड़ में। यानी कि अभी जो इनके पास नेट प्रॉफिट के रूप में 2700 करोड़ रुपीज़ बच रहे हैं, यही इंक्रीज़ होकर आपके 4500 करोड़ हो जाएँगे आफ्टर टैक्स। यानी कि पहले अपनी पॉकेट से जो एक्सपेंशन कर पाते 2700 करोड़ रुपीज़ का, इंटरेस्ट रेट के कम होने से ये एक्सपेंशन कर पाएँगे 4500 करोड़ रुपीज़ का। तो ये तो अपनी अर्निंग की बात हो गई कि अपनी अर्निंग की यहाँ पर सेविंग हो गई। नाउ अब जो ये एक फाइनेंशियल प्लान बनाकर देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपने कुछ पैसा अपना डालना है, कुछ पैसा बैंकों से उधार लेकर लगाना है, उस टाइम पर बैंक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए कि हमें एक बार पूरा प्रोफाइल तो बनाकर दो, एक एस्टिमेशन तो बनाकर दो कि आप कितना बड़ा प्लांट लगाओगे, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन से कितनी सेल्स होगी, उस सेल्स से कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलेंगे, कितना यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस होगा और उसके बाद में कितना कैश फ्लो आएगा और उस कैश फ्लो के बेस पर हम ये आइडिया लगा पाएँगे कि हम आपको कितना लोन दे सकते हैं या ये वायबल प्रोजेक्ट है भी या नहीं है। अब अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन में अभी 10% काउंट होता है,
तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन यही अगर 8% होता है, अगर 2% इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और 8% पर कैलकुलेशन की जाए, तो वहाँ पर कैश फ्लो का जो इनफ्लो है, वो अच्छा नज़र आता है। तो बैंक को ये सिचुएशन अच्छी नज़र आती है जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। तो यहाँ दोनों ही सिचुएशंस हैं, यानी कि एक्जिस्टिंग भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और साथ में यहाँ पर आपके न्यू प्रोजेक्ट लगाने की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और न्यू प्रोजेक्ट्स लगा पाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो जैसे ये चीज़ स्टार्ट होती है, तब लोगों की जॉब चेंज होनी शुरू होती है और जॉब चेंज होने के बाद में उनके इंक्रीमेंट बढ़ने शुरू होते हैं और इंक्रीमेंट होने से ही एक्चुअल में उनकी सैलरी में यहाँ पर 20% 25% का इंक्रीमेंट होता है। अदरवाइज तो सिंगल डिजिट में गाड़ी चल रही है सभी लोगों की। और जितने भी लोग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं, उन सबको ये बात समझ में भी आती होगी। अब जो सरकारी जॉब में है वो तो कह रहे होंगे विवेक भाई अपना तो यहाँ पर जॉब चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं है। हम तो फँसे हुए हैं कि जब कभी जो पॉलिसी आएँगी तब सैलरी चेंज होगी तब होगी। हमारे पास जॉब स्विच करने का भी ऑप्शन नहीं है। तो देखो वो अलग-अलग सबके सर्कमस्टेंसेस हैं। यहाँ पर अब जो इंडिविजुअल है वो कहाँ फँसा हुआ है, आप ध्यान से समझना। सपोज़ आज की डेट में 1 लाख रुपीज़ किसी को मिलता है। 1 लाख रुपीज़ मिलने से उसने अपनी सपोज़ 50,000 रुपीज़ की हाउसिंग लोन की ईएमआई चलाई हुई है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ये हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़कर 50,000 से 55,000 या 60,000 हो गए और इनकम उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। अब यहाँ पर अगर वो नया एक्सपेंस करने लगे तो वहाँ पर भी अब इसके पास पैसे कम बचे। पैसे कम बचने से इसको अगर फ्रिज लेना था या फिर कोई बड़ा टीवी लेना था या कंप्यूटर लेना था, तो उसके लिए उन्होंने बजाज फिनसर्व का यूज़ किया। बजाज फिनसर्व या फिर और कोई भी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी और वहाँ से ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। जैसे ही उसको परचेज़ किया, उनका जो मंथली कैश इनफ्लो था वो और कम हो गया। और कम होने से अब प्रॉब्लम कहाँ आई? अब जो डेली रूटीन के खर्चे हैं, वहाँ पर कटौती होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि देखा-देखी में बड़े-बड़े खर्चे दूसरों को देखकर कर तो लिए, बड़ी वॉच ले आए, बड़ा टीवी ले आए, बड़ा फ्रिज ले आए, एसी लगा लिए, बड़ी गाड़ी ले ली, घूमने चले गए या इस तरह के और जो भी खर्चे किए वो तो कर लिए, क्रेडिट कार्ड पर कर लिए। लेकिन उस क्रेडिट कार्ड पे यूज़ करने से यहाँ डबल मार पड़ती है। एक तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, पर्सनल लोन लिया तो वो भी हायर रेट पर आया, आपने कार लोन लिया वो भी हायर रेट पर आया। जो ईएमआई कार की 10,000 अभी है हायर इंटरेस्ट रेट के साथ, अगर इंटरेस्ट रेट कम होती तो शायद ही 9100 होती या 9200 होती, तो वहाँ कैश की सेविंग होती। अब वो कैश की सेविंग यहाँ भी खत्म हो गई और जो एक्जिस्टिंग है वो भी बढ़ा हुआ है। तो जो सेविंग्स है ना वो बिल्कुल यहाँ पर क्रैम्प्ड हो गई हैं, सेविंग्स खत्म हो गई हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होगा? वापस से सेम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 1 लाख रुपीस की यहाँ पर सैलरी है और एग्जिस्टिंग ईएमआई जो 55,000 पहुंच गई है, वो इंटरेस्ट रेट कम होने से वापस से 50,000 होगी। 5,000 यहाँ पर बचे, साथ में इंक्रीमेंट यहाँ पर क्योंकि वो जॉब स्विच करने की सिचुएशन में रहेंगे और काफी हद तक जॉब चेंज होती हैं या फिर एग्जिस्टिंग कंपनीज में रहकर भी यहाँ पर सैलरीज अच्छी इंक्रीज की जाती हैं क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं और एम्प्लॉइज को रिटेन करना है। तो 1 लाख से सैलरी बढ़कर 1,20,000 हो गई और ईएमआई के खर्चे अपने कम हो गए, तो यहाँ पर कुशन बचा, अच्छा खासा सेविंग के लिए पैसा बचा। अब ये पैसा कहाँ जाएगा? थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड में जाएगा, थोड़ा-सा एफडी के रूप में जाएगा, थोड़ा-सा यहाँ पर बाकी अपने जो वेल बीइंग के लिए खर्चे हैं उसमें जाएगा, अपने घर के किचन में जाएगा, अपनी ओवरऑल ग्रोथ में जाएगा और जब ये सारा खर्चा जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा? ये सारा खर्चा पहुँचेगा एक्चुअल में मार्केट में कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ लेने में। अभी लोगों का पैसा जा रहा है ईएमआई को पूरा करने में। ईएमआई पे करने के बाद पैसा बचेगा, तो ही वो पैसा एक्चुअल में कंज्यूमर बन के मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने के रूप में जाएगा। तो ये ड्यूअल इम्पैक्ट अभी हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया, बिल्डर ने अपने प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए, वो ऐसे ही महँगा हो गया। 2 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ 50 लाख की हो गई, 2.5 लाख की। उधर होम लोन की ईएमआई बढ़ गई, तो पहले 2 लाख का फ्लैट था, उसके ऊपर ईएमआई यहाँ पर 2 लाख रुपीस पर मंथ आती थी, 20 इयर्स के बेस पे उससे कम आती थी। अभी होम लोन भी बढ़ गया, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ गए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया? बिल्डर ने इन्फ्लेशन क्यों माना यहाँ पर क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कराया वहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब पहले 2 लाख की ईएमआई आती, अभी 2.5 करोड़ रुपीस के ऊपर यहाँ पर ईएमआई आपकी 2.5 लाख पहुँचती है, 2.6 लाख पहुँचती है। और जैसे ही ये पहुँची, अब उधर इनकम भी नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ भी इंटरेस्ट रेट हाई है। तो सैलरी भी आपकी 6, 7, 8% बढ़ी।
तो सब कुछ चारों तरफ से मार पड़ गई, यानी कि इनकम रुकी हुई है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की अगर साइकिल की बात करें तो थोड़ा-सा अटक गए हैं। यानी कि लास्ट जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ था फ़रवरी 2023 से अभी जनवरी 25 है, यानी कि फॉर लास्ट 2 इयर्स 6.5% पर यह मेंटेन्ड है। उससे पहले लगातार एक अच्छी खासी यहाँ पर डाउन साइकिल चली थी फ्रॉम एंड ऑफ 2014 से लेकर 2020 तक, और इंटरेस्ट रेट हमारे कम हुए थे 8% से लेकर 4% तक। यहाँ जो क्वेश्चन आया था ना, इस क्वेश्चन ने यहाँ पर ग्रोथ दी थी, सभी को ग्रोथ दी थी। अभी ये सिचुएशन यहाँ पर जल्दी से कम नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि विवेक भाई, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते जब तक यूएस में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहे और यहाँ कम कर दिए तो जो पैसा यहाँ के बॉन्ड में लगने के लिए आता है, वो पैसा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो सेम ही इंटरेस्ट रेट रहेंगे बिल्कुल, और वो अपनी ही कंट्री में लगा लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको ढूँढना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। उनके पास मास्टरमाइंड हैं, उनके पास टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके पास नीति आयोग है, उनके पास होम मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ पर टॉप क्लास इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये पूरा सब कुछ सिकुड़ता सा जा रहा है कि इधर से इनकम कम हो रही है, ईएमआई के बर्डन बढ़ रहे हैं और सैलरी बढ़ नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है। यहाँ पर रेंटल बढ़ गए हैं, घरों के रेंटल इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, बिल्डर ने बढ़ा दिए हैं। कुछ नेचुरल था, कुछ वहाँ से बढ़ गया, अब यहाँ पर खर्चे बढ़ गए। किसी की ईएमआई बढ़ गई, किसी के रेंटल इनकम बढ़ गए, यहाँ पर और इनकम बढ़ी नहीं। इसको रिवर्स जब तक नहीं करेंगे तब तक सारी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा स्टील का तो मैंने एग्जांपल दिखाया, मैं टाटा मोटर्स की यहाँ पर बात करता हूँ। टाटा मोटर्स के केस में जो बैलेंस शीट है, इसमें मेन पोर्शन बाहर का है, जो लैंड रोवर एंड जगुआर का है। अगर हम इसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करने लगे और स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करने लगे, तो 13,000 करोड़ की इनकी बोरोइंग है। जैसे ही हमने इसको स्टैंड अलोन किया, इनकी इंडिया वाली यूनिट आ गई। अब यहाँ पर आप ये देखो, एक्सपेंशन के लिए है ही नहीं कुछ भी, 541 करोड़ है। जबकि अगर ये एक्सपेंशन करके अफ्रीकन कंट्रीज में माल बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते क्या? ये कर सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसे की बात करें अदर एसेट्स में, तो कैश एक बार देखते हैं, कैश है ही नहीं इनके पास, 1693 करोड़ रुपीस के आसपास है। दैट्स इट। जो यहाँ से 5,000 के आसपास का कैश था, अभी ये सिर्फ 1600 का है, 3000 करोड़ कहाँ गए? ये हमारे इन्वेंट्री में चले गए और ये ट्रेड रिसीवेबल में चले गए। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? यहाँ ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि जो इंडिया में इनके कार डीलर्स हैं, मोटे-मोटे तौर पर उनको माल दे दिया कि भाई आप गाड़ियाँ तो लो, बिक नहीं रही हैं, कोई बात नहीं, आप गाड़ियाँ तो लो, देते रहना पैसे आप रखो, तो कम से कम मेरे पास से सेल्स तो दिखे। अगर मैं आपको सेल्स के रूप में आपके पास गाड़ियाँ नहीं भेजूँगा, तो अभी तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के नंबर बेकार हुए हैं, जिसको रिटेल शेयर होल्डर्स कभी नहीं देखते। लेकिन अगर मैंने माल नहीं बेचा, तो ये मेरे जो सेल्स के नंबर है ना, ये पैथेटिक हो जाएँगे। यहाँ पर अभी भी देखो, लास्ट ईयर 18,000 करोड़ की इन्होंने सेल्स की थी। इंडिया स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 15,000 करोड़ की है। अगर ये जबरदस्ती डीलर्स के पास माल नहीं बेचेंगे, तो ये 12,000 करोड़ रह जाती। अब 12,000 करोड़ रह जाती तो स्टॉक प्राइस जितना अभी है उससे बहुत नीचे नहीं चला जाता। तो यहाँ से ग्रोथ तो वापस आएगी, ऐसा नहीं है ग्रोथ वापस नहीं आएगी, लेकिन ये रियल रीजंस हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये नंबर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से ये बड़ी कंपनीज हैं अपने डीलर्स को माल बेच रही है, उधारी पर माल बेच रही है। यहाँ पर इनका जो डेटर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी अब मैं एक और आपको एक लार्ज कंपनी की बात करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो पहले उधारी पर माल बेचते ही नहीं थे। सच उनकी बैलेंस शीट में आप जाकर देखो, और यहाँ पर अदर एसेट्स में जाओ, अदर एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल देखो, जो ट्रेड रिसीवेबल इनका अभी आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 20% नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 3000 से 3678 करोड़, यानी कि 20% से ज्यादा, 22%, 23% के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है। क्यों भाई? आप माल तो रखो अपने पास, कैसे भी करके। आप माल नहीं रखोगे तो हमारे पास रखा रहेगा, और हमारे पास रखा रहेगा तो जो सेल्स
हमारी यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आती है। ये सिलसिला कम से कम फ्लैट का तो मेंटेन रहे, 15,623 करोड़ से 15,926 करोड़, ये मेंटेन तो रहे। अदरवाइज तो ये नंबर्स बहुत ही बेकार नजर आएंगे। अभी 6 मंथ्स के और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएं तो आप ये देखोगे कि 60,000 करोड़ की सेल से ये सिर्फ 64,000 करोड़ ही पहुंचे, यानी कि कुछ भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं आई। क्यों ग्रोथ नहीं है? ये तो तब है जब उधारी पर माल बेचा जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट का ये पूरा कैलकुलेशन है, ये बहुत लंबा सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी सिनेरियो में जो ये यहाँ पर ये रेट अटका कर रखे हुए हैं, जो भी मजबूरी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ उन मजबूरी को यहाँ पर टैकल करने के लिए, और ये मेरा काम भी नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े-बड़े शार्प माइंड लोग बैठे हुए हैं डिसीजन मेकिंग में, उनका काम है और वो करेंगे भी अपना काम। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है, अभी वो सब कुछ अटका हुआ है। और इसका अटकना इंडिविजुअल पे भी इम्पैक्ट डालता है, ये कॉर्पोरेट नंबर्स पर भी इम्पैक्ट डालता है, और उन सब का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी नजर आता है। पूरी ये साइकिल रिवर्स भी होगी। जब तक रिवर्स नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 2025 इज गोइंग टू बी सेम हियर एंड देयर, ऊपर नीचे ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी सी जल्दी इंप्रूव हो सकती है अगर करेक्टिव एक्शंस जल्दी लिए जाएं। लेकिन जिस तरह के हम सिनेरियो में हैं कि ठीक है चल रहा है ना, हम चुनाव तो जीत रहे हैं ना, तो बड़ा मुश्किल है। तो समझने की जरूरत है यहाँ पर हमें भी और कॉरपोरेट्स को भी, कि वो भी यहाँ पर अपना एक्सपेंशन करें, और सभी को समझने की जरूरत है। अगर कंट्रोल में कुछ नहीं है तो इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट है, ऐसे ही चलेगी। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी तब तक अपने अच्छे स्टॉक्स को लेकर बैठो। नुकसान पर बेचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम टाइम्स जब ये नजर आएगा ना कि आफ्टर 6 मंथ्स अब तो सिचुएशन चेंज होनी ही है, तो बड़े लोग, बिग प्लेयर्स, बिग बॉयज सिचुएशन इंप्रूव होने का वेट नहीं करेंगे, वो पहले से बाय करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी स्टॉक्स ऊपर से 25, 30, 40, 50%, 60% तक डाउन हैं। वो डाउन हमेशा नहीं रहेंगे। अगर ये नजर आएगा 2 इयर्स में भी सारी सिचुएशन इंप्रूव होकर टॉप पर पहुंच जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपेक्स साइकिल, तो अगर जो स्टॉक 50% डाउन है वो 100% गेन दे देगा, जो 40% डाउन है वो यहाँ पर 80-90% गेन दे देगा। तो यहाँ पर बने रहो अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करते हो, लेकिन ये समझना आपके लिए जरूरी था, मेरे लिए आपको समझाना जरूरी था। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई व्यूज विद यू। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।